हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग आरओ एग्ज़ाम के लिए बजट से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और ये बजट 2023-24 होगा, ना कि 24-25 का होगा, क्योंकि 24-25 का आरओ में नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जितने भी 2023 का 23-24 के जितने भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। और ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आना 100% तय है। और ये वीडियो यूपी प्लस सेंट्रल बजट दोनों के लिए ही होगी और ये दोनों के लिए इनफ होगी। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2023-24 के बजट का आकार क्या था। तो ये था 45.03 लाख करोड़ रुपए, ये था बजट का आकार। तो यदि हम बजट की बात करें तो बजट को पेश कब किया गया था, 1 फरवरी 2023 को, किसके द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। यदि हम बात करें बजट 2023 का कुल आकार कितना था, ये था 45,030,97 करोड़ रुपए था। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आरओ के लिए, क्योंकि आरओ में फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। कितना, 45,030,97 करोड़ रुपए, 45,030,97 करोड़ रुपए। और यदि बात करें इसमें राजस्व प्राप्तियाँ की, तो ये था 26, 32 एंड 281 करोड़ रुपए। कितना, 26, 32 एंड 281 करोड़ रुपए। कैसे याद रख सकते हैं, पहले तो हम 32, आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है रिट से, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। और 226 ये हाई कोर्ट के रिट से रिलेटेड, इसमें इसमें 2 हटा दे तो कितना हो जाएगा, 26। तो याद रख सकते हैं 26, 32 और 281। यदि बात करें 280 किससे संबंधित, वो संबंधित है वित्त से, वित्त आयोग से, तो उसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 281। तो याद रखेंगे 26, 32 एंड 281 ये है राजस्व प्राप्तियाँ। और यदि बात करें पूंजीगत प्राप्तियों की, तो ये हो जाएगा कितना, 1870 और 816 करोड़ रुपए। कितना, 1870, 816 करोड़ रुपए। और राजस्व खाते पर कुल व्यय कितना होगा, तो ये होगा 3502 और 136 करोड़ रुपए। याद रखिएगा 35 है, 02 एंड 136 करोड़ हो जाए। कितना, 3502 136 करोड़ रुपए, ये होगा राजस्व खाते पर कुल व्यय। और यदि बात करें पूंजी खाते पर कितना होगा, 10,00961 करोड़ रुपए। पूंजी खाते पर व्यय कम होगा एज कम्पेयर टू राजस्व खाता, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बजट 2023 के संबंध में निम्नलिखित घाटों मतलब डेफिसिट पर विचार करना है, जिसमें कह रहा है राजस्व घाटा कितना है, 2.9%, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%, राजकोषीय घाटा 5.9% तथा प्राथमिक घाटा 2.3%। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा राजस्व घाटा, तो इसमें हो जाएगा राजस्व घाटा कितना, यदि हम परसेंटेज की बात करें तो ओवरऑल जीडीपी का राजस्व घाटा है 2.9%। कितना, 2.9%। और सबसे कम है प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%। सीक्वेंस में लगाने को आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए डेटा याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किसका है, राजकोषीय घाटे का 5.9% एंड देन प्राथमिक घाटे का 2.3%। तो हम लोग याद रख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका है, राजकोषीय घाटा। कितना, 5.9%। सेकंड नंबर पर आता है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, कितना, 2.9%। थर्ड पर आएगा प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा कितने पर आएगा, थर्ड पर आएगा 2.3%। एंड सबसे लास्ट में आएगा प्रभावी राजस्व घाटा, कितना, 1.7%। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा है राजकोषीय घाटे का, राजकोषीय राजस्व, कैसे, राजकोषीय राजस्व, राजकोषीय 5.9%, राजस्व 2.9%, राजकोषीय राजस्व, प्राथमिक, प्रभावी राजस्व। ठीक है, याद रखेंगे, तो ये सभी सुमेलित हैं। और यदि बात करें राजस्व घाटा, फॉर्मूला आता है, कई बार पूछा गया है, पीसीएस में, आरओ में भी पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे पहली बात तो राजस्व घाटा डेटा कितना है, परसेंटेज में कितना है जीडीपी का और करोड़ में कितना है। और यदि इसका पूछ ले कि निकाला कैसे जाएगा, तो राजस्व घाटा निकालने के लिए जो भी राजस्व व्यय होगा उसमें से राजस्व प्राप्तियों को हम घटा देंगे, तो वो आ जाएगा राजस्व घाटा। घाटा है, याद रखिए घाटा है मतलब घटाना पड़ेगा। ठीक है, राजस्व में घाटा है तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा, राजस्व निकालना है तो राजस्व को ही घटाना पड़ेगा। तो राजस्व व्यय, जितना भी व्यय किया है उसमें से जो भी प्राप्त है उसको घटाएंगे। कितना, जितना भी व्यय किया है उसमें से जो भी प्राप्त है उसको घटाएंगे। ठीक है, यदि हम बात करें प्रभावी राजस्व घाटे की, तो प्रभाव पड़ा है मतलब प्रभावी, जोर दे रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो राजस्व घाटा, हमें राजस्व घाटा ही तो निकालना है, तो राजस्व घाटे में से घटाएंगे घाटा। कितना घटाएंगे, प्रभावी की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा जो पूंजी परिसंपत्ति है उनके सृजन के लिए सहायता अनुदान। प्रभावी में पूंजी परिसंपत्तियों के लिए सृजन हेतु सहायता अनुदान को घटाएंगे राजस्व घाटे में से, तो हमें प्राप्त होगा प्रभावी राजस्व घाटा। और अब हम बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। क्या, राजकोषीय घाटा, राजकोष की बात कर रहा है। कोष में क्या होगा, कुल व्यय से घटाएंगे किसको,
को जितना भी राजस्व प्राप्त होगा प्लस गैर ऋणगत पूंजी प्राप्ति को हम घटाएंगे कुल व्यय से। और यदि बात करें प्राथमिक घाटे की, तो प्राथमिक घाटा निकालने के लिए राजकोषीय घाटे से हम ब्याज भुगतान को घटाएंगे। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार पीसीएस और आरओ में तो पूछा ही जाता है, इसको तो आप 100% लिख लीजिए। और बजट के ये सवाल, ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण होगी कि इसके बाद आपको बजट के लिए कहीं और कुछ और देखना नहीं पड़ेगा, ना ही सेंट्रल बजट का और ना ही यूपी बजट का, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा। तो इसमें पहला है उधार एवं अन्य देयताएं, ये कितना है, कितना योगदान है, तो इसमें है 34 पैसे, ये तो करेक्ट है। वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य, इसके लिए कितना है योगदान, ये है 13 पैसे। लेकिन बात करें निगम कर की, तो निगम कर का योगदान 16 पैसे नहीं है, इसका कितना है, इसका है 15 पैसे, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। और यदि आयकर की बात करें तो आयकर कितना है, ये है 15 पैसे। और यदि हम बात करें रुपए प्राप्ति के स्रोत, उनका योगदान कितना है, जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम, तो 100% आप याद करके रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किसका है, उधार एवं अन्य देयताएं का कितना है 34 पैसे, और सबसे कम कितना है, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों का 2 पैसे। सीक्वेंस में भी लगाने को आता है, तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी तथा अन्य कर कितने हैं, ये है 17 पैसे। निगम कर और आयकर दोनों को याद रख सकते हैं हम, कितना है 15 पैसे। तो सबसे ज़्यादा उधार एवं अन्य देता है 34 पैसे, वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कर 17 पैसे, निगम कर एवं आयकर 15 पैसे है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को अच्छे से याद रखिएगा, शुल्क कितना 7 पैसे याद रख सकते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, शुल्क 7 पैसे, कितना शुल्क 7 पैसे। भिन्न कर प्राप्तियां हैं, कर भिन्न प्राप्तियां कितनी है, ये है 6 पैसे। और सीमा शुल्क कितना है 4 पैसे है, तथा ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां हैं 2 पैसे। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो ये है ब्याज अदायगी। क्या है, ब्याज अदायगी है सबसे बड़ा स्रोत, अच्छे से याद रखिएगा। यदि हम बात करें रुपए खर्च के मद में किसका कितना योगदान है, तो ब्याज अदायगी का सबसे ज़्यादा है 20 पैसे, करों एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा है 18 पैसे, तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में है 17 पैसे, और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में है 9 पैसे, और वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण ये भी 9 पैसे है। यदि बात करें रक्षा क्षेत्र में, तो इसमें हो जाएगा 8 पैसे। रक्षा क्षेत्र के साथ ही अन्य व्यय में है 8 पैसे, तथा आर्थिक सहायता में है 7 पैसे, और पेंशन में कितना है, पेंशन में है 4 पैसे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के संबंध में विचार कीजिए। वित्त वर्ष दिया है और राजकोषीय घाटा का जीडीपी के परसेंट में दिया है। तो 20-21 में कितना था, ये था 9.2%, करेक्ट है। 21-22 में कितना था 6.7%। 22-23 में कितना अनुमानित है, तो ये हो जाएगा 6.4%। तथा 23-24 में कितना अनुमानित है, तो ये 6.1 नहीं है, ये हो जाएगा 5.9%। तो इसका ऑप्शन 4 गलत है, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, लेकिन चौथा गलत है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। साथ ही याद रखेंगे कि केंद्र सरकार ने 2025-26 का राजकोषीय घाटे का जीडीपी के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। कितना, 2025-26 तक राजकोषीय घाटे का जीडीपी के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कर राजस्व का, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी जीएसटी, मतलब वस्तु एवं सेवा कर। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जीएसटी से आरओ में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यदि हम बात करें कर राजस्व के स्रोत की, तो सबसे ज़्यादा किसका है, जीएसटी का है 9,56,600। सेकंड पर आएगा निगम कर 9,22,675 एंड थर्ड पर आएगा आयकर, फोर्थ पर आएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तथा फिफ्थ पर आएगा सीमा शुल्क। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में निम्नलिखित योजनाओं एवं उन पर किए गए व्यय का कूट की सहायता से सही मिलान कीजिए। तो पीएम आवास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है, ये किया गया है 79,590 करोड़ रुपए, करेक्ट है। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 है, मनरेगा के लिए 60,000 है, और स्वच्छ भारत मिशन के लिए है 12,000। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, पीएम आवास का है। जल जीवन मिशन का है 70,000, मनरेगा का है 60, जल जीवन मिशन से 10,000 कम है। और स्वच्छ भारत मिशन का कितना है 12,192 करोड़ रुपए, तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो यदि हम प्रमुख योजनाओं और उनसे जुड़े बजट के आवंटन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा किया गया पीएम आवास योजना में 79,590 करोड़ रुपए। सेकंड पर है जल जीवन मिशन या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 70,000, मनरेगा के लिए किया गया है 60,000 एंड स्वच्छ भारत मिशन के लिए किया गया है 12,192 करोड़ रुपए, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए किया गया 36,785 करोड़ रुपए, तथा पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए है 90,000। ग्राम सड़क की बात कर रही है 90,000। और यदि बात करें पीएम कृषि सिंचाई की, तो ये हो जाएगा 10,787 करोड़ रुपए, तथा स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ये हो जाएगा 5,000, और
स्वच्छ भारत से ज़्यादा किया गया है आवंटन पीएम आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य के लिए पीएमजे के लिए 7,200 करोड़ रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवंटन किया गया है 60,000 तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए किया गया है 7,192 करोड़ रुपए। तो सबसे कम इसमें किसका आवंटन है, याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन का है ओनली 5,000 रुपए। अच्छे से याद रखिएगा, कम भी पूछ सकता है। तो स्वच्छ भारत मिशन का सबसे कम है एंड उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात कर रहा है, ये हो जाएगा 7,192 एंड आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य ये हो जाएगा 7,200 करोड़ रुपए और पीएम किसान सम्मान निधि का 60,000 है, साथ ही मनरेगा का 60,000, ये दोनों सेम है तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है सप्त ऋषि। तो बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं को सप्त ऋषि नाम दिया गया है। कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं, तो कोई 4 कोई 3 देके एक चौथा अलग देके आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है। तो यहाँ पे सप्तऋषि प्राथमिकताओं के अंतर्गत है समावेशी विकास करना यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अंतिम छोर तक व्यक्तिगत तक पहुँच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार करना, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र, ये सभी बजट की सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। रक्षा के लिए कितना आवंटन किया गया है, 4,32,720 करोड़ रुपए करेक्ट है। शिक्षा के लिए 1 लाख किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 88,000, तो इसका पहला दूसरा तीसरा तो सही है, लेकिन ऊर्जा के लिए 84,000 नहीं किया गया है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि सही नहीं है। तो प्रमुख मदों के यदि बजटीय प्रावधान की बात करें तो सबसे ज्यादा व्यय किया गया है रक्षा क्षेत्र में 4,32,720 करोड़ रुपए। और यदि बात करें योजनाओं की, योजनाओं में सबसे ज्यादा व्यय किसको किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना को। शिक्षा क्षेत्र में किया गया है 1 लाख, स्वास्थ्य में किया गया है 88,000 और ऊर्जा में किया गया है 94,915। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किसका है, ब्याज का है। फिर उसके बाद है परिवहन का एंड देन है रक्षा सेक्टर में। फिर उसके बाद बात करें तो आएगा ग्रामीण के विकास के लिए एंड देन पेंशन के लिए आएगा 2,34,000 एंड शिक्षा क्षेत्र में आएगा 1,12,000। तो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए किस नई बचत योजना की घोषणा की है, तो ये की गई है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और इसमें प्रावधान है कि महिलाओं और लड़कियों को अधिकतम 2 लाख रुपए, ये डेटा याद रखिएगा, 2 लाख रुपए और 2 वर्ष की अवधि, 2 लाख रुपए 2 वर्ष की अवधि के लिए जमा करने पर 7.5% की दर पर ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में मंत्रालय और उनको आवंटित धनराशि का नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही मिलान करना है। तो इसमें रक्षा मंत्रालय के लिए कितना किया गया है, 5.93 करोड़ रुपए करेक्ट है। रेलवे मिनिस्ट्री के लिए किया गया है 2.41 करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय के लिए किया गया है 1.96 और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए किया गया है 1.25। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको है, डिफेंस सेक्टर को है, मतलब रक्षा मंत्रालय को 5.93 करोड़ रुपए। तो यदि बात करें मिनिस्ट्री की तो सबसे ज़्यादा है रक्षा मंत्रालय को 5.93 करोड़ रुपए, किसान एवं कल्याण मंत्रालय 1.25 करोड़ रुपए, शिक्षा मंत्रालय को किया गया है 1.12 करोड़ रुपए, वित्त मंत्रालय को 1.68 करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से ज़्यादा किया गया है 1.96 करोड़ रुपए, सबसे कम किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 0.89 करोड़ रुपए तथा जल शक्ति मंत्रालय को किया गया है 0.97 करोड़ रुपए। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। और रेलवे मंत्रालय को कितना किया गया है 2.41 तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को किया गया है 2.70 करोड़ रुपए तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.59 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम निवेश 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये कर दी गई है 30 लाख करोड़ रुपए। और यदि बात करें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 2004 में। ये 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए की गई थी और ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले 55 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक के लिए थी तथा इसमें रक्षा सेवा के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए भी थी। इसमें न्यूनतम निवेश की सीमा कितनी है, 1,000 रुपये। अधिकतम निवेश पहले थी 15, अब कर दी गई है 30 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में सरकार में जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर कितना परसेंट व्यय होगा, तो ये होगा 2.1%। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल कितने करोड़ रुपए होंगे, ये होंगे 86,175 करोड़ रुपए, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में सरकार ने कब तक देश से सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 2047 तक। यदि बात करें सिकल सेल एनीमिया कैसी बीमारी है, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि आनुवांशिक बीमारी है, ये पूछा जा सकता है। तो ये आनुवांशिक बीमारी है
और इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि आरबीसी होते हैं, ये मर जाते हैं, जिससे क्या होता है, शरीर में रक्त बनना बंद हो जाता है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। और यह बीमारी मुख्यतः जनजातियों में पाई जाती है, जो कि विश्व के लगभग आधे सिकल सेल एनीमिया रोगी भारत में है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेटा है, याद रखिएगा। एंड कब होगा, 2047 तक। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार ने रक्षा मंत्रालय के बजट में 13% की बढ़ोतरी की है, ये तो बिल्कुल सही है। और सरकार ने पूंजीगत व्यय में 45% की बढ़ोतरी की है, ये सही नहीं है, इसका दूसरा सही नहीं है। तीसरा कहता है कि सरकार ने शिक्षा बजट में 8% की बढ़ोतरी की है। तो शिक्षा में और डिफेंस में, इन दोनों में बढ़ोतरी की है, लेकिन पूंजीगत व्यय में नहीं की है 45% की बढ़ोतरी। तो इसका 1-3 सही है, सेकेंड गलत है। यदि बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री की, तो डिफेंस मिनिस्ट्री में 13% की वृद्धि की है। पहले कितना था, 5.25 लाख करोड़ रुपए, और 23-24 में क्या अनुमान है, 5.94 करोड़ रुपए। तो इससे क्या होगा, 13% की वृद्धि की गई है। शिक्षा मंत्रालय में 8% की वृद्धि की गई है, 1.04 से बढ़ाकर 1.112 की गई है। लेकिन जो पूंजीगत व्यय है, इसमें 7.5 से 10 लाख किया गया, मतलब 45 नहीं 33% की बढ़ोतरी की गई। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में सब्सिडी के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। ये किया गया 4,03,084 करोड़ रुपए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सब्सिडी में बात करें, सब्सिडी में भी विभाजन है, कौन कौन से। खाद्य सब्सिडी में है 1,97,000, उर्वरक में है 1,75,000 और पेट्रोलियम में सबसे कम है 2,000 ओनली, मतलब 2,257 करोड़ रुपए। तथा अन्य में बात करें तो हो जाएगा 28। तो सब्सिडी में भी सबसे ज़्यादा किसमें है, खाद्य सब्सिडी में, एंड देन उर्वरक सब्सिडी में। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में घोषित पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये था कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाना, ये था पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सरकार ने बजट 23-24 में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए किस कोष की स्थापना की है। तो ये की गई है कृषि त्वरक कोष की स्थापना। किसकी, कृषि त्वरक कोष की स्थापना। नेक्स्ट है सरकार ने बजट 23-24 में विनिवेश के जरिए, विनिवेश बात करता है, विनिवेश के जरिए कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो हो जाएगा 51,000 करोड़ रुपए। तो यदि बात करें विनिवेश होता क्या है, तो जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, मतलब कि जो पीएसयूज होते हैं, इसमें जो सरकार की हिस्सेदारी बेचने की जो प्रक्रिया होती है, वही कहलाती है विनिवेश। इसका लक्ष्य कितना है, ये है 51,000 करोड़ रुपए। लेकिन लक्ष्य 22-23 में कितना था, ये था 65,000 करोड़ रुपए। तो 22-23 में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू 23-24। नेक्स्ट है सरकार ने बजट 23-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस नई योजना की घोषणा की है। तो ये की है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बजट 23-24 में गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे से संपदा, वेस्ट टू वेल्थ, याद रखिएगा किसके तहत है, कौन सी स्कीम के तहत है, गोवर्धन योजना के तहत है। कितने, 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 2018 में। गोवर्धन योजना की शुरुआत तो 2018 में की गई, लेकिन इसमें 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र का प्रावधान किया गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है गोवर्धन योजना, याद रखिएगा 2018 में इसकी शुरुआत होती है। और इसके अंतर्गत कुल 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। यदि बात करें गोवर्धन योजना का फुल फॉर्म क्या है, तो गोबरधन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। शुभारंभ होता है 30 अप्रैल 2018 को। कहाँ से, करनाल हरियाणा से। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो ये है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। नेक्स्ट है 2023-24 में घोषित श्री अन्न, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योजना का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है मोटे अनाजों से। तो इसको तो आप लोग एकदम से स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो आने वाला है एग्जाम में। इस योजना के लिए प्रावधान कितना किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डेटा एकदम याद रखिएगा अच्छे से। साथ ही 2023 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किसके द्वारा घोषित किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया था। और जो भारत है, ये विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब हम लोग आर्थिक समीक्षा, मतलब कि इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक विस्तृत वार्षिक दस्तावेज होता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, ये भी सही है। यह संसद में बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, ये भी करेक्ट है। इसे संसद में मुख्य आर्थिक सलाहकार पेश करते नहीं, इसे वित्त मंत्री पेश करता है। तो जो भारत का वित्त मंत्री होता है वो पेश करता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं ये इसे तैयार करते थे। इसका ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 22-23 में 7% रहने का अनुमान है, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 23-24 में 6 to 6.8% रहने का अनुमान है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर, ये जो वित्त वर्ष होगा 2021-22 में 8.7% थी, तो इसका तीसरा भी सही है, इसलिए इसके चारों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 2022-23 में देश के कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में मूलभूत कीमतों पर GVA वृद्धि दर 3.5 रहने का अनुमान है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा कहता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश के औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर GVA वृद्धि दर 4.1 रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे था कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में 3.5 और यहाँ पे था देश के औद्योगिक क्षेत्र में 4.1, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश के जो सेवा सेक्टर है यहाँ पे मूलभूत कीमतों पर GVA ये वृद्धि दर कितना रहेगा 9.1%, तो इसका तीनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत का कुल विदेशी भंडार कितना था, तो ये था $563 अरब। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारत ने किस देश से सबसे ज़्यादा आयात किया है, तो ये किया है चाइना से, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने किस देश को सबसे ज़्यादा निर्यात किया है, तो निर्यात किया है USA को और आयात किया गया है चाइना के द्वारा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि बात करें हम शीर्ष निर्यातक की, तो सबसे टॉप पर है USA, सेकंड पर है UAE, थर्ड पर है चाइना, फोर्थ पर बांग्लादेश भी है एंड फिफ्थ पर है सऊदी अरब। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में अब भारत की शीर्ष आयातगत वस्तु कौन सी थी, तो ये थी पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत की शीर्ष निर्यातगत वस्तु कौन सी थी, तो ये थी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, इसमें कोयला भी शामिल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में देश में औसत मुद्रा स्फीति की दर कितने परसेंट रही है, तो ये रही है 6.8%। नेक्स्ट विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत ने 2022 में कुल कितना बाह्य प्रेषण प्राप्त किया है, तो ये क्या है $100 अरब। अब हम लोग यूपी के जितने भी बजट रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे यूपी के लिए, आरओ के एग्ज़ाम के लिए, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा और ये इतने महत्वपूर्ण होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आना 100% तय होगा। और इसके बाद ये वीडियो पर्याप्त होगी यूपी बजट के लिए, इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको 1 से 2 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि यूपी के बजट के लिए इनफ होगी। नेक्स्ट बात करेंगे फरवरी 2023 में प्रस्तुत यूपी बजट 23-24 का आकार कितना था, तो ये था 6.90 लाख करोड़ रुपए। यदि बात करें बजट की, तो बजट पेश कब किया गया था, डेट भी याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है 22 फरवरी 2023 को। प्रदेश के वित्त मंत्री किसके द्वारा, सुरेश खन्ना के द्वारा। आकार बहुत महत्वपूर्ण है, कितना था 242.43 करोड़ रुपए, कितना 242.43 करोड़ रुपए, और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट था, तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है, याद रखिएगा। और 2022 में कितना था, ये था 6.15 लाख करोड़ रुपए। और यदि बात करें हम राजस्व लेखे की प्राप्तियां की, तो ये हो जाएगा 865.66 करोड़ रुपए, जिसमें कर राजस्व होगा 871.59 करोड़ रुपए, और करेतर कितना होगा 994.07 करोड़ रुपए। यदि बात करें पूंजी लेखे की प्राप्तियां की, तो हो जाएगा 112,427.08 करोड़ रुपए, और कुल प्राप्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, ये हो जाएगा 683,292.74 करोड़ रुपए, कितना 683,292.74 करोड़ रुपए। और यदि बात करें राजस्व लेखे पर व्यय कितना है, तो ये होगा 502,354.01 करोड़ रुपए, और पूंजी लेखे पर व्यय तो हो जाएगा 187,888.42 करोड़ रुपए। राजस्व कोषीय घाटा बहुत महत्वपूर्ण है, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा तो अच्छे से याद रखिएगा, ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा 84883.16 करोड़ रुपए, कितना 84883.16 करोड़ रुपए। और यदि बात करें प्राथमिक घाटे की, तो हो जाएगा 32,127.60 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, तो ये है 8%। और बजट में नई योजनाओं पर कितना खर्च किया जाएगा, ये किया जाएगा 32,721.96 करोड़ रुपए,
जीएसडीपी में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 19% की। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितना है? तो ये इसमें हो जाएगा 15 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव है? तो ये हो जाएगा 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। किसके अंतर्गत? तो ये हो जाएगा एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत स्थापित नए मेडिकल कॉलेज कितने होंगे? टोटल होंगे 45। और असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए बजट कितना है? 100 करोड़ रुपए। वर्तमान में यूपी में स्टार्टअप कितना? जो हो जाएगा 7200। तो इसमें हो जाएगा 7200। और आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के लिए बजट में प्रावधान तो हो जाएगा 400 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितनी धनराशि दिए जाने का प्रावधान है? तो हो जाएगा 5 लाख करोड़ रुपए। और यदि बात करें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की, तो इसके तहत दिए जाएंगे 1050 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और निराश्रित विधवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए आवंटन धनराशि है 4032 करोड़ रुपए। तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवंटित धनराशि है 600 करोड़ रुपए, जिसमें यह सामान्य बालिका वर्ग के लिए है। ओबीसी की बात करें तो हो जाएगा 150 करोड़ रुपए। और जन्म से जो दिव्यांग बालिकाएं हैं उनको आवंटित धनराशि होगी 50,000 करोड़ रुपए। कितने? 18 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है यूपी बजट 2023-24 के अनुसार सबसे कम राशि किस क्षेत्र से आती है? सबसे कम राशि की बात कर रहा है तो हो जाएगा ऋण और अग्रिम वसूली से सबसे कम आती है। और यदि हम यूपी बजट में रुपया आता है कहाँ से 23-24 में सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा किसका? स्वयं का कर राजस्व। कितना? 38.8%। और तो सबसे कम की बात करें तो ये होगा ऋण एवं अग्रिम कर की वसूली का 0.4%। और केंद्रीय करों में राज्यांश कितना होगा? 27%। तथा केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त अनुदान कितना होगा? 14.9 करोड़ रुपए। और उसके बाद होगा लोक ऋण 14.6 तथा करेत्तर राजस्व होगा 3.5% और लोक लेखा शुद्ध होगा 0.8%। यूपी बजट 23-24 के अनुसार सर्वाधिक अंश किस क्षेत्र में खर्च होगा? तो ये होगा पूंजी व्यय क्षेत्र में। किसमें खर्च होगा ज़्यादा और किसमें कम, ये दोनों महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में खर्च होगा? तो होगा पूंजीगत परिव्यय में। तो यदि बात करें रुपया जाएगा कहाँ सबसे ज़्यादा और सबसे कम की, सबसे ज़्यादा खर्च होगा पूंजीगत परिव्यय में। कितना? 21.7 करोड़ रुपए। एंड देन कहाँ पे? अन्य राजस्व व्यय में 13.3 करोड़ रुपए। और वेतन सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन है उन पे जाएगा 12.7 करोड़ रुपए। तथा पेंशन में जाएगा 20.1 करोड़ रुपए। और वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं इनके लिए खर्च होगा 11.7 करोड़ रुपए। और सहायता अनुदान में खर्च होगा 9.2 करोड़ रुपए। तथा ब्याज में खर्च होगा 7.4 करोड़ रुपए। और सब्सिडी के लिए कितना? 3.9%। और स्थानीय निकायों को समनुदेशन कितना? 3.5 करोड़ रुपए। तथा बात करें ऋण का प्रतिदान तो होगा 3.1%। और ऋण एवं अग्रिम की बात करें तो हो जाएगा 1.4%। 2022 में यूपी की बेरोजगारी दर कितने % हो गई है? तो ये हो गई है 4.2%। तो वर्ष 2022 में यूपी की बेरोजगारी दर 4.2% हो गई है। मनरेगा योजना के अंतर्गत यूपी का स्थान देश में फर्स्ट है, ये महत्वपूर्ण है। यूपी पर्यटन नीति 2022 में रोजगार कितना दिया जाएगा? अगले 5 वर्षों में 20,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। रबी विपणन 23-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम MSP प्रति कुंतल कितना निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 2125। और यदि बात करें धान का प्रति कुंतल MSP कितना होगा? तो ये होगा 2040। ए ग्रेड में बात करें तो हो जाएगा 2060। और यदि बात करें मसूर का MSP ये हो जाएगा 6000 कुसुम। और यदि बात करें कुसुम का तो हो जाएगा 5650 करोड़ रुपए। चने की बात करें तो 5335। और यूपी में कृषि योग्य भूमि, ये महत्वपूर्ण है, कितना है? 188.4 लाख हेक्टेयर। तथा यूपी में कृषि कार्य में संलग्न भूमि तो हो जाएगा 160.40। तो कृषि योग्य भूमि है 188 लेकिन संलग्न है 165। यूपी बजट 23-24 में निर्माण कामगार की मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करके कौन सी नई योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बजट 23-24 में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 300 करोड़ रुपए का। तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 300 करोड़ रुपए, संस्कृत विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया मतलब PM श्री के लिए 510 करोड़ रुपए। PM श्री महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको।
नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में यूपी की कुल ऋणग्रस्तता जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये है 32.5%। तो राज्य की कुल ऋणग्रस्तता कितनी है? 153.39 करोड़ रुपए है ऋणग्रस्तता, यानी जीएसडीपी का कितना है? ये है 32.5%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश में खोले गए कुल खातों में यूपी का द्वितीय स्थान है, ये गलत है। दूसरा कहता है कि वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यूपी की बात करें तो यूपी का पीएम जन धन योजना के अंतर्गत कुल खोले गए खातों में पहला स्थान है, ना कि दूसरा, तो इसलिए इसका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही होगा, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2021 के आंकड़ों के अनुसार यूपी में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 9.23%, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और 2021 में यूपी में वनावरण एवं वृक्षावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि हुई है 91 वर्ग किलोमीटर की। और 2021 में वनावरण कितना था? 6.15%, वृक्षावरण 3.08%। और यदि बात कर ले 2019 में कितना था, तो ये था 9.19% और 2021 में 9.23%। नेक्स्ट है 2021-20 के त्वरित अनुमान में प्रचलित भावों पर उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा सेक्टर का योगदान, तो ये रहा है 46.95% का। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई थी? तो ये इसकी शुरुआत होती है 2019 में। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग ने संघ के करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान में 42% की तुलना में कितनी हिस्सेदारी राज्यों को दिए जाने की सिफारिश की है? तो हो जाएगा 41%, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की कार्यवधि क्या होगी? तो ये होगी 2021-22 से लेकर 2025-26। इसका गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था गठन 27 नवंबर 2017 को। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो ये किया गया था आर्टिकल 280 आई, मतलब 280 आई के तहत। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इस समय कौन है? तो ये हैं एनके सिंह। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कार्यकाल क्या था? 1952 से लेकर 57। और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट आई थी 2020-21 के लिए, दूसरी आई थी 21-22 से 25-26 की अवधि के लिए। नेक्स्ट है वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो अपने बजट का 8% से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्चा करता है? तो ये हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 12 अति सूखा संवेदनशील राज्यों में शामिल नहीं है? तो इसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है, इसमें आता है एमपी, बिहार तथा यूपी। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा यूपी, ये 12 अति सूखा संवेदनशील राज्य हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी % है? तो ये है 6.2%। और यूपी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ये अखिल भारतीय एमएसएमई का 14.2% है, सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा संख्या है। और जीवन प्रत्याशा कितनी है? 65 है। यूपी की बात कर रहा है, भारत की कितनी है? 69 है। यूपी का लिंग अनुपात 912 है, भारत का कितना है? 943 है। नेक्स्ट है पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत की कुल पशुधन आबादी कितनी है? तो ये है 536.78 करोड़ रुपए। जारी कौन करता है? पशुपालन और डेयरी विभाग। कौन सा संस्करण था? ये था 20वां संस्करण। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वनावरण भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो यह है 21.71%। वनावरण प्रतिशत कितना है? 21.71%। वृक्षावरण कितना है? 2.91। और कुल वनावरण एवं वृक्षावरण तो ये हो जाएगा 24.624। और खुले वन प्रतिशत कितने हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो खुले वन कितने हैं? 9.34। मध्यम सघन वन कितने हैं? 9.33। एंड अत्यंत सघन वन प्रतिशत ये हो जाएगा 3.04। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में खुले वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो ये है एमपी में सबसे ज़्यादा है, सेकंड पर है उड़ीसा एंड थर्ड पर है महाराष्ट्र। और सबसे कम खुले वन की बात करें तो इसमें हो जाएगा सिक्किम, पंजाब तथा हरियाणा व गोवा। और सबसे कम खुले वन वाले 3 संघ शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें हो जाएगा चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी। और सबसे ज़्यादा खुले वन वाले 3 संघ शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार व दादर नगर एवं दमन द्वीप। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्यों में तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तीसरा पूछा है तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा वनावरण वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा है एमपी में, सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पर है छत्तीसगढ़ एंड फोर्थ पर है उड़ीसा, फिफ्थ पर है महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा है एमपी, देन अरुणाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र।
न्यूनतम वनावरण की बात करें तो इसमें हो जाएगा हरियाणा टॉप पर है, कम पंजाब है, गोवा है, सिक्किम है तथा बिहार है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 वनावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 0.22% की वृद्धि। वनावरण में हुई है कितनी? 0.22% की वृद्धि। और यदि बात करें हम वृक्षावरण की, तो वृक्षावरण में हुई है 0.76% की वृद्धि। कितना है? 721 वर्ग किलोमीटर है। और वनावरण और वृक्षावरण और यदि बात करें वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर कुल वृद्धि कितनी हुई है? तो ये हुई है 0.28%। तो सबसे ज़्यादा हुई है वृक्षावरण में, देन वनावरण में, दोनों में 2.8%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के संदर्भ में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा वृद्धि की है आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वृद्धि की है आंध्र प्रदेश में, देन तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक तथा झारखंड में। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ह्रास कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ह्रास हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूर्वोत्तर के किस राज्य में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा खुले वन है? तो ये है असम में सबसे ज़्यादा खुले वन है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूर्वोत्तर के किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वनावरण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मिजोरम में। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के परसेंट में सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ है? मिजोरम में है। सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश, एंड थर्ड पर है मेघालय तथा फोर्थ पर है मणिपुर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा वृक्षावरण ये भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। वृक्षावरण कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यूपी इसमें 5th स्थान पर है वृक्षावरण में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा वृक्षावरण है? तो ये है चंडीगढ़ में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा सिक्किम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस देश में मैंग्रोव कवर क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 4992 वर्ग किलोमीटर, और जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में वर्ष 2021 में रिपोर्ट में मैंग्रोव वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 17 वर्ग किलोमीटर की। और यदि कुल प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो ये थी 0.34% की। मैंग्रोव क्षेत्र सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? वृद्धि की बात कर रहा है तो ये हुई है उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में यूपी राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो ये है 6.15%। तो कुल वनावरण परसेंट में कितना है? 6.1%। कुल खुला वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? 3.39। अति सघन वन कितना है? 1.09 तथा मध्यम सघन वन कितना है? 1.67%। ये यूपी का है, बहुत महत्वपूर्ण है। और झाड़ियाँ कितनी है? झाड़ियाँ 0.23% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो ये है सोनभद्र में। टॉप यूपी के जिले बताएं तो इसमें हो जाएगा सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत तथा चित्रकूट, ये सभी वन क्षेत्र में हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के संदर्भ में बात कर रहा है। प्रतिशत के संदर्भ में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला तो हो जाएगा सोनभद्र। तो सोनभद्र प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में टॉप पर है, याद रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी के किस जिले में न्यूनतम क्षेत्रफल है? न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में हो जाएगा संत रविदास नगर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन जिला कहाँ है? संत रविदास नगर या भदोही, मऊ, मैनपुरी और देवरिया। और क्षेत्रफल प्रतिशत की बात करें यदि तो प्रतिशत में न्यूनतम पे हो जाएगा भदोही, मैनपुरी एंड देवरिया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश के पर्वतीय जिलों में कुल वनावरण कितना है? 2,83,104 वर्ग किलोमीटर करेक्ट है। और देश में पर्वतीय जिलों की संख्या 144 है, ये भी। और देश में पर्वतीय जिलों की संख्या ये 140 है, मतलब 140 है, ये भी सही है। 2019 की तुलना में रिपोर्ट 2021 में पर्वतीय जिलों में 902 वर्ग किलोमीटर की वन का ह्रास हुआ, मतलब कमी हुई है। तो इसके तीनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी।